पूर्व में हम भयात और भवोग के बारे में पढ़ के आए हैं। भयात किसे कहते हैं और भवोग किसे कहते हैं। 60 घटी में से गत नक्षत्र का मान घटीपल में है, उसे घटाएंगे। शेष को हम दो जगह रखेंगे। एक जगह इष्टकाल की घटीपल जोड़ेंगे, दूसरी जगह वर्तमान नक्षत्र के घटीपल जोड़े। पहले स्थान पर जो घटीपल आए वह भयात की घटीपल आए और दूसरी जगह पर जो आए वह भवोग की घटीपल होंगे। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, कभी भी भवोग के घटीपलों से अधिक भयात के घटीपल नहीं होते हैं तथा अधिकतम भवोग 67 घटी हो सकता है एवं न्यूनतम 50 घटी भी हो सकता है। इससे कम या ज़्यादा होने पर वह गलत होगा। क्यों लिखा हुआ भी है सप्त वृद्धि दशक्षयः। यह नियम है। भवोग अधिकतम 67 घटी हो सकता है, न्यूनतम 50 घटी हो सकता है। पूर्व उदाहरण हमने जो लिया था वह कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा शनिवार संवत 2057 इष्टकाल 18 घटी 6 पल 27 विपल और 30 प्रति विपल था। यदि तदा भयात भवोगनम साधयत, यदि हम भयात भवोग निकालें तो पंचांग के जन्म के दिन अश्विनी नक्षत्र 37 घटी और 29 पल पर लिखा है। यह इष्टकाल के 18 घटी और 6 पल से अधिक है, अतः यही वर्तमान नक्षत्र होगा। इसके पहले बीता हुआ नक्षत्र रेवती है, वह गत नक्षत्र होगा। जिसके पंचांग में जन्म के पहले वाले दिन आश्विन शुक्ला पूर्णिमा शुक्रवार संवत 2057 को रेवती का मान 37 घटी और 2 पल पूर्व में लिखा हुआ है। अतः गत नक्षत्र रेवती का मान आया 37 घटी और 2 पल। वर्तमान नक्षत्र अश्विनी का मान 37 घटी और 29 पल। पूर्व श्लोक के अनुसार 60 घटी में से रेवती जो गत नक्षत्र है उसके मान को हमने घटाया। 60 घटी में से 37 घटी और 2 पल घटाने के पश्चात शेष 22 घटी और 58 पल बचा। इन्हें द्विस्थाने स्थापित, इन्हें हम दो जगह रखेंगे। 22 घटी 58 पल एक जगह रखा, 22 घटी 58 पल दूसरी जगह रखा। एक जगह इष्टकाल 18 घटी और 6 पल आया, उसे हमने जोड़ा। दूसरी जगह अश्विनी जो वर्तमान नक्षत्र है उसका मान है 37 घटी और 29 पल। इस नक्षत्र के मान को हमने जोड़ा। 58 घटी में 6 पल जोड़ने पे, इष्टकाल जोड़ने पे 64 आया और 22 और 18 40 हुआ। 64 पल क्योंकि 60 से ज़्यादा है इसलिए हमने 60 का भाग दिया। एक पल आया वह हमने अगले मान में हमने जोड़ दिया। यह मान आया हमारा 41 घटी और 4 पल। दूसरी जगह रखे हुए मान के अंदर 22 घटी 58 पल में अश्विनी नक्षत्र का जो वर्तमान मान है वह है 37 घटी और 29 पल। वह जोड़ने पर आया 29 और 87 क्योंकि 87 पल 60 से ज़्यादा है इसलिए हम 60 का भाग दिया। तो 60 का भाग देने से 1 घटी और 27 पल हमारे पास आया, तो वह 69 घटी और 27 पल में हमने जोड़ दिया, तो वह है 60 घटी और 27 पल। यह अश्विनी नक्षत्र का भवोग का मान आया। यह भवोग और भयात हमारे को चंद्रमा स्पष्ट करने में हमारी सहायता करते हैं, जिनके द्वारा इन भयात भवोग के द्वारा हम चंद्रमा स्पष्ट कर सकते हैं। चंद्रमा शीघ्र गति का ग्रह है, अतः इसके साधन का प्रकार और ग्रहों से अलग होता है। इसके द्वारा चंद्रमा स्पष्ट के द्वारा हम दशा भी जातक की विंशोत्तरी दशा भी निकाल सकते हैं और जातक के चरण का मान, जातक ने कौन से नक्षत्र में कौन से चरण में जन्म है इसका भी ज्ञात हम चंद्रमा स्पष्ट के द्वारा कर सकते हैं।
चंद्रमा स्पष्ट करने के लिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रक्रिया, गणितागत प्रक्रिया बताई गई है। चंद्रमा स्पष्ट करने का प्रथम श्लोक है भयातं भवोगादृतं गत क्षैर्युतं खाब्दिनिघ्नं विभक्तं क्रमेण फलं भागपूर्व शशि तद्गति खाभ्रा खाभ्रे भगा नाश्विनो भोग भक्ता। अर्थात प्रथम प्रकार चंद्रमा स्पष्ट करने के लिए भयात और भवोग के पलात्मक बनाने के बाद पलात्मक बनाएं। द्वितीय प्रकार खषडगनं भयातं भवोगाधृतं तत् खतर्क नदिष्णेषु युक्तं दिनिघ्नं नवाप्तं शशिभागपूर्वस्तु भुक्ति खखाभ्राष्टभेदा भवोगेन भक्ता। चंद्रमा स्पष्ट करने के लिए या तो प्रथम प्रकार से करें या द्वितीय प्रकार से चंद्रमा स्पष्ट हमारे को करना चाहिए। भयातम भवोगाधृतं तद्गतरिक्ष्युतं खाब्दि निघ्नं विभक्तं क्रमेण फलं भाग पूर्व शशि तद्गति ख अब्र अब्र अब ख अब्र इभ नाग अश्विनो अंकानाम वाम तो गति। अर्थात गति निकालने के लिए हमारे को दो लाख 28,80,000 के अंदर भवोग के पलों का भाग देना पड़ेगा तो चंद्रमा की गति आ जाती है। पूर्व में अश्विनी का जो भयात था वह मान है हमारा 41 घटी और 4 पल। अश्विनी का जो भवोग है वह है 60 घटी और 67 पल। जब हम इसको 60 से गुणा करते हैं तो 41 को जब हम 60 से गुणा किया हमने तो 2460 आया। चूँकि पल तो 4 ही है इसलिए 2460 में हमने 4 पल जोड़े तो वह हमारा भयात का पल आया 2464 भयात पल आई। अश्विनी का भवोग 60 घटी 27 पल है, इसको हमने 60 से गुणा किया तो 3600 आया और इसमें 27 पल जब हमने इसमें जोड़ दिए तो 3627 पल हमारे भवोग के पल आए। अब श्लोक के अनुसार भयातम भवोगाद धृतम, भयात के पल में हम भवोग के पलों का भाग देंगे, जो भाग फल आएगा उसे हम ग्रहण करेंगे। भयात भवोग के पल है 3627 और भवोग के पल है 2464। 3627 का भाग जब हम 64 में देते हैं तो प्रथम लब्धि को हम 0 प्राप्त करते हैं। शेष को हम 60 से गुणा करते हैं, पुनः भवोग के पल 3627 का हम भाग देते हैं, जितनी लब्धि हमें 40 प्राप्त होती है। शेष पुनः 60 से जब हम गुणा करते हैं तो तीसरी लब्धि हमें 45 प्राप्त होती है। इसके बाद शेष जो बचता है उसको भी हम 60 से गुणा करते हैं तो और पुनः उसमें भवोग के पल 3627 का हम लोग भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 39। 0, 45, 0, 40, 45 और 39। शेष में पुनः 60 का भाग देने पे 60 से गुणा करके और भवोग के पल का जब हम भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 27। अर्धाधिकम शेषम ग्राह्यम के अनुसार हम यदि एक ज़्यादा भी कर सकते हैं और एक कम भी कर सकते हैं। चूँकि गत नक्षत्र हमारा रेवती है इसलिए गत नक्षत्र संख्या 0 आया, इसलिए हमने इसको जोड़ा तो 0, 40, 45, 39 और 27। यहाँ गत नक्षत्र संख्या 0 होने से इसको हमने इनको जोड़ा, इनका योग किया तो योग करने पे आया 0, 40, 45, 39 और 27। इसको ये जो लब्धि आई इसको हमने ख अवधि ही ख यानी 0 अवधि यानी 4 निघ्नम यानी गुणा किया
इसको हमने 40 से गुणा किया। गुणा करने पे जो 60 से ज़्यादा है उसमें हम 60 का भाग देंगे। तो वह लब्धि जो 40 से गुणा किया वह लब्धि आई 0, 1600, 1800, 1560 और 1080। जो संख्या ज़्यादा है वहाँ 60 से हमने भाग दिया पलों में, तो वह लब्धि हमारे को प्राप्त हुई 27, 10, 26, 18 और 0 हमको प्राप्त हुआ। इसमें 30 का भाग जब हम देंगे, 3 का भाग जो इसमें हम देंगे विभक्तम क्रमेण, 3 का भाग देने पे प्रथम 27, 10, 26, 18 और 0 इन पलों के अंदर जब हम 3 का भाग देंगे तो प्रथम लब्धि हमारे को अंश में मिलेगी, द्वितीय लब्धि हमारे को कला में मिलेगी, तीसरी विकला में मिलेगी, चौथी लब्धि हमारे को प्रति विकला में प्राप्त होगी। 3 का भाग जब हमने 27 में दिया तो 9 × 27, तो 9 बार हमारे को अंश की प्राप्ति हुई। शेष संख्या उतारने पे पुनः 3 का भाग देने पे 3 × 9, 9 3 हमारे को कला निकली। शेष को 60 से गुणा करके और अग्रिम लब्धि को इसमें जोड़ने पे वह संख्या हमारे को प्राप्त हुई 28 कला और 46 विकला। तो यह हमारे को अंशादि चंद्रमा स्पष्ट हुआ। 9 अंश, 3 कला, 28 विकला और 46 प्रति विकला। चूंकि अंश 30 से कम है, यदि अंश में 30 से ज़्यादा है तो 30 का भाग देना पड़ेगा और जो लब्धि प्राप्त होगी वह हमारे को राशादि चंद्रमा प्राप्त होगा। चूंकि यहाँ पे 9 अंश है, इसलिए यदि 30 में हम 9 का भाग देंगे तो वह 0 बार जाएगा। तो 0 अर्थात मेष राशि का चंद्रमा स्पष्ट हमारे को प्राप्त हुआ। 0 राशि, 9 अंश, 3 कला, 28 विकला और 46 प्रति विकला हमारा चंद्रमा स्पष्ट हुआ। यह तो हमारा चंद्रमा स्पष्ट हुआ। और गति साधन के लिए हम पूर्व में पढ़ के आए हैं। पूर्व में हमने देखा था ख अब्र इब यानी 8, नाग यानी 8 और अश्विनव यानी 2, अश्विनी कुमार 2। अंका नाम वाम तो गति, इस नियम से 28,80,000 में यदि हम भवोग के जो पल हैं 3627 इसका भाग देंगे तो हमें चंद्रमा की गति प्राप्त हो जाएगी। भवोग के पल जो हैं वह 3637 भाग 28 संख्या में जब हम भाग देंगे तो प्रथम लब्धि हमारे को प्राप्त हुई 793 कला। पुनः शेष जो बचा उसको हमने 60 से गुणा किया, वह हमारी लब्धि 51 विकला प्राप्त हुई। तो चंद्रमा की गति 793 कला और 51 विकला, ये हमारे को चंद्रमा की गति प्राप्त हुई। जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय का चंद्रमा स्पष्ट जो प्राप्त हुआ वह है 0 राशि, 9 अंश, 3 कला, 28 विकला और 46 प्रति विकला एवं उस समय की चंद्रमा की गति थी 793 कला और 51 विकला। यह चंद्रमा स्पष्ट हमारे को प्राप्त हुआ और इसकी गति यह हमारे को प्राप्त हुई। इसके बाद में हमें पलभा और चरखंड का ज्ञान आवश्यक है, जिसके द्वारा पलभा के द्वारा हम चरखंड का ज्ञान कर सकते हैं। पलभा क्या काम आती है? पलभा
कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। पलवा के द्वारा ही चरखंड का ज्ञान किया जाता है। दिनाद काले अजमुख स्थिते या भाषायनार्के पलवा भवेत्सा दिग्भिर गजई दिर गुणितई गुणांशई त्रिदष्टा हताशुश्चरखंडकानि। प्रथम प्रकार से जिस समय हमारे को पलवा ज्ञात करनी हो, पलवा ज्ञात करने के लिए वर्ष में 2 ही दिन किसी स्थान की पलवा को हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम श्लोक में तो यह बताया गया और अन्य के मतांतर से भी गहरा लागों के अनुसार भी पलवा चरखंड का ज्ञान बताया गया है। मेषा दिगेशायन भाग सूर्ये दिनार्धजाबा पलभा भवेत्सा दृष्टा हताशुर्भिदस्भिर भुजंगै दिग्भिश्चरार्धाग्नि गुणोर्दतान्त्याः। अतः जिस दिन सायन सूर्य मेषादि या तुलादि राशि में हो, उस दिन ठीक सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। अर्थात उस दिन दिन और रात्रि का मान बिल्कुल बराबर होता है। जैसे सूर्य सुबह 6 बजे उदय होगा तो ठीक शाम को 6 बजे सूर्य अस्त होगा। यदि इसे हम तारीख के हिसाब से देखें तो सायन मेषादि 21 मार्च एवं सायन तुलादि 23 सितंबर को होता है। उस दिन धरती को समान करके उस समतल धरातल पर एक चिन्ह करके उसे हम केंद्र मानकर किसी भी इच्छित त्रिज्या से एक वृत्त बनाएं। उस वृत्त के अंदर 12 अंगुल का एक शंकु स्थापित करें। उस स्थान के लोकल या स्थानीय अर्थात ठीक दिन के 12 बजे दिनार्ध तुल्य इष्टकाल के घटिपल के समय उस शंकु की पड़ने वाली छाया को हम नापते हैं। उस छाया को ही वहाँ की पलभा कहते हैं। उस पलभा से क्यों मेषा दिगे सायन भाग सूर्य, जिस दिन सायन सूर्य मेष में हो, दिनार्धजा दिन के आधे भाग में ठीक मध्याह्न में 12 बजे यदि उस छाया को हम नापेंगे तो वह पलभा हमारी अंगुल आदि में पलभा प्राप्त होगी। उस पलभा को हम 3 जगह स्थापित करेंगे। त्रिष्टा हताशुर्भिर्दस्भिर भुजंगै 3 जगह रखेंगे। एक जगह हम 10 से गुणा करेंगे, दूसरी जगह 8 से गुणा करेंगे और तीसरी जगह 10 से गुणा करके 3 का भाग देंगे। गुणोद्रतान्त्या 3 का भाग देंगे। जैसे कि पूर्व उदाहरण जो था वह जयपुर का था, तो जयपुर की जो पलवा है वह 6 अंगुल और 6 व्यंगुल है। यदि हम इसका चरखंड बनाएं तो इस पलवा को हम 3 जगह रखेंगे। 6-6, 6-6 और 6-6, यह हमारी जयपुर की पलवा है। इस पलवा को प्रथम स्थान पे हमने 10 से गुणा किया, दूसरे स्थान पे हमने 8 से गुणा किया, तीसरे स्थान पे हमने 10 से गुणा करके और 3 का भाग दिया। प्रथम बार 10 से गुणा करने पे 60 मिले, 60 आया। चूँकि पल जो है वह 60 से ज़्यादा नहीं होते, इसलिए हमने 60 का भाग दिया और प्रथम लब्धि में इसको जोड़ा, तो वह आया हमारा 61 पल। द्वितीय स्थान की पलवा में, द्वितीय स्थान में रखी गई पलवा में हमने 8 से उसको गुणा किया, वह आया 48 और 48। चूँकि अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम इसके अनुसार 30 से ज़्यादा है, इसलिए एक हमने इसमें जोड़ दिया। तो द्वितीय चरखंड जो हमारे को प्राप्त हुआ वह हुआ 49 पल। तीसरे स्थान पे स्थापित पलवा को हमने 10 से गुणा किया, 60 आया और 3 का इसमें हमने भाग दिया, तो वह आया हमारा 20 और 20। इस तरह प्रथम जो चरखंड आया वह आया हमारा
61 पल, दूसरा चरखंड आया 49 पल और तीसरा चरखंड हमारे को प्राप्त हुआ 20 पल। इस प्रकार जयपुर के जो चरखंड प्राप्त हुए, यह हमारे को आगे लग्न साधन में इन चरखंड से हम लग्न साधन की गणित कर सकते हैं। लंकोदयमान और स्वोदयमान। लंकोदयमान जो है वह निरक्ष देश के होते हैं, अर्थात जहाँ 0 अक्षांश माना जाता है वहाँ पर लंकोदयमान है। और स्वोदयमान अर्थात स्व यानी जहाँ के आप जन्मपत्री का निर्माण कर रहे हैं या जिस जातक की आप जन्मपत्री बनाने जा रहे हैं, उस स्थान के स्वोदयमान कौन से हैं। तो निरक्ष देश के जो स्वोदयमान है उनमें हम इन चरखंडों का उपयोग करेंगे, 3 जगह जोड़ेंगे और 3 जगह घटाएंगे। पूर्व में जो चरखंड प्राप्त हुए हैं उनके लिए चरखंड मेष लंकोदय से स्वोदय का ज्ञान हम लोग कर सकते हैं। लंकोदयानागतुरंगदस्ता गोंकाश्विनो रामा रदा विनाड्यः क्रमोत्क्रमस्थाश्चरखण्डकैस्वै क्रमोत्क्रमस्थैश्च विहीन युक्ता मेषादिषण उदया स्वदेशे तुलादितो अमी च षडुत्क्रमस्था। लंकोदयमानानि निरक्षोदया कथ्यन्ते। नागः तुरंगः दस्त्रः गौ अंकः अश्विनौ रामः रद्दः विनाड्यः पलानि मेषादि त्रयराशिणां कर्मतः तथा कर्कादि त्रयराशिणां उत्कर्मतः लेख्यः तथा च उत्कर्मतः तुलादि षण्राशीनां लंकोदया भवन्ति। कर्मतः त्रिराशिषु चरखण्डाः हीनम् उत्कर्मतः त्रिराशिषु चरखण्डाः योज्यः तदा स्वोदयमानं भवति ही। अर्थात लंकोदयमान ही निरक्षोदय कहलाता है। गृह लाघव में भी इसी प्रकार से श्लोक के बारे में बताया गया है। लंकोदया विघटिका गजभानि गोंकाः दस्त्रास्त्रिपक्ष देहना क्रमगोत्क्रमस्था हीनान्विताश्रदलै क्रमगोत्क्रमस्थै मेषादितो क्रमतघटोत्क्रमतस्त्विमीस्युः। पूर्व में जो श्लोक है उसी का भावार्थ उसी के अनुसार लंकोदयमान बताए गए हैं। नाग 8, तुरंग 7, दस्त्रा 2, 278, गौ 9, अंक 9, अश्विनौ 2, 299, रामः 3, रद 32। अंका नाम वाम तो गति से जब हम इन्हें लिखेंगे तो मेष का मान 278 और वृष का मान 299 और मिथुन का मान 323 होता है। इन्हें क्रम से और उत्क्रम से यानी कि पूर्व के अनुसार ही 3 जगह हम जोड़ेंगे और 3 जगह हम घटाएंगे। यही लंकोदयमान उत्क्रम से अर्थात नीचे से तुलादी राशियों के होंगे और इन लंकोदयमान में से पहले के क्रम में तीनों चरखंड घटावें और बाद में उत्क्रम से तीनों चरखंड हम जोड़ें। इस प्रकार से पूर्व में बताए हुए इन चरखंडों में 12 राशियों के स्वोदयमान निकाले गए हैं। मेष का जो मान है वही मीन का होगा, जो मान वृष का है वह कुंभ का होगा, जो मान मिथुन का है वह मकर का होगा और विपरीत क्रम से कर्क का जो मान है वह धनु का मान होगा,
सिंह का मान वृश्चिक का मान होगा और कन्या का मान तुला का मान होगा उत्क्रमशः। इन मान को मेष का मान 278, वृष का मान 299 और मिथुन का मान 323। इनमें हम जो पूर्व में प्राप्त चरखंड है, पहला चरखंड 61 था, दूसरा चरखंड 49 था, तीसरा चरखंड वह हमारे को 20 फल मिला। इनमें हम 3 जगह घटाएंगे तो पहला मान मेष का मान हमारा 217 आया, दूसरा वृष का मान 250 आया और तीसरा मिथुन का मान हमारे को 303 प्राप्त हुआ। और पुनः इसको उत्क्रम से जोड़ेंगे तो कर्क का जो मान 323 है उसमें हम 20 जोड़ेंगे, सिंह का जो मान 299 है उसमें हम 49 जोड़ेंगे और कन्या का मान जो 278 है उसमें हम 61 जोड़ेंगे। तो मेष का मान जो हमें जयपुर का जो सौदे मान प्राप्त हुआ वह मेष का मान हुआ 217, वृष का मान 250 और मिथुन का मान 303 हमारे को प्राप्त हुआ। कर्क का मान 343, सिंह का मान 348 और कन्या का मान 600 669 हमारे को प्राप्त 369 हमारे को प्राप्त हुआ। कन्या का मान 339 हमें प्राप्त हुआ। अब जो मान 217 मान मेष का सौदे मान है वही मीन का होगा। 250 जो मान वृष का है वही जयपुर का कुंभ का मान भी होगा और 303 जो मिथुन राशि का सौदे मान है वही मकर राशि का होगा और 343 जो कर्क का मान है वही धनु का मान होगा। 348 जो सिंह का मान है वह वृश्चिक का मान होगा और 339 जो कन्या का मान है वही तुला का मान होगा। इस प्रकार से जो सौदे मान है जयपुर के वह हमें लगन स्पष्ट में सहायता करते हैं। जो ये लंकोदय मान उत्क्रम से नीचे की हो तुलाई राशियों के होंगे वो लंकोदय मान में पहले जो हम तीन जगह चरखंड को हम घटाते हैं और बाद में उत्क्रम से 3 चरखंडों को जोड़ देते हैं। यही लंकोदय मान हमें आगे लगन स्पष्ट की प्रक्रिया में सहायता करते हैं और इनके द्वारा ही हम लगन स्पष्ट निकालते हैं।